लगभग 30 साल पहले तक Hyundai एक छोटी सी कोरियन कंपनी थी जो चीप, अगली और अनरिलायबल व्हीकल्स बनाने के लिए जानी जाती थी। लोग ब्रांड का मजाक भी उड़ाते थे और कहते थे कि यदि आप उसमें पेट्रोल भरें तो उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। बट आज वो मार्केट में बेस्ट क्वालिटी व्हीकल प्रोड्यूसर्स में से एक है, साथ ही दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर भी हैं। इसकी शुरुआत एक ऐसे गरीब बच्चे से हुई जिसके पास फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, जिसने गरीबी के चलते अपना घर छोड़ा और फेलियर, मिसफॉर्चून व एम्बैरेसमेंट की जर्नी पर निकल पड़ा। बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इसने साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई, जिसने ऑटोमोबाइल के साथ साथ कंस्ट्रक्शन और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज पर भी कब्जा किया। इन सब चीजों की मदद से वो गरीब लड़का साउथ कोरिया का सबसे अमीर आदमी बना। मैं बात कर रहा हूँ चंग जू यंग की। चंग जू यंग का जन्म साल 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव टोंगोंग में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था और वो एक समय का खाना भी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते थे। उनका सपना एक स्कूल टीचर बनने का था, बट 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने के कारण उन्हें 14 वर्ष की आयु में ही स्कूल छोड़कर अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ा। वो सुबह से शाम तक धान लगाते, उसे काटते, मवेशियों को चराते, शहर जाकर लकड़ियां भी बेचते। बट इतना सब करने के बावजूद भी वो अपने परिवार और अपना मुश्किल से पेट भर पाते थे। हर रोज 16-16 घंटे मेहनत करने के बाद भी उनके पास पेट भरने को खाना न होता। वो अपने इस गरीबी भरे जीवन से परेशान आ चुके थे। इसलिए जब वो 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ अपना घर छोड़ने का फैसला किया। वो अपने गांव को छोड़कर कोवान नामक शहर में आकर रहने लगे। यहाँ उन्हें एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब मिली। उन्हें कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, परंतु वो खुश थे। यह जीवन उनकी फार्म लाइफ से काफी अच्छा था और अब वो खुद के पैसे भी कमा पा रहे थे। बट दुर्भाग्य से यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उनके भागने के महज 2 महीने बाद उनके पिता को उनके ठिकाने का पता चल गया और उन्हें वापस गांव ले गए। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंग के मुंह उस जीवन का स्वाद लग गया था जो वो हमेशा से जीना चाहता था। अगले 2 सालों में 2 बार घर से भागकर सियोल शहर आए और दोनों बार उनके पिता द्वारा उन्हें वापस ले जाया गया। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि तुम एक किसान के बेटे हो जिसने केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, तुम्हारा सियोल जैसे बड़े शहर में कुछ नहीं होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर चंग वापस गांव में जाकर खेती करने लगे। उनका जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगा। बट 1 साल किन्हीं समस्याओं के कारण उनकी साल भर की फसल बर्बाद हो गई और उसके कारण परिवार की स्थिति और भी खराब हो गई। इन समस्याओं को देखकर उन्होंने चौथी और आखिरी बार भागने का फैसला किया और यहीं से उनके असली सफर की शुरुआत हुई। जब चंग इस बार सियोल पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन वर्कर और बाद में एक स्टार्च सिरप फैक्ट्री में एक सहायक के रूप में काम किया। 1 साल तक यहाँ काम करने के बाद उन्हें आखिरकार बोकुंग राइस स्टोर में एक बेहतर काम मिला। यहाँ उन्हें एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली जो अपनी साइकिल पर चावल ट्रांसपोर्ट करता था। पिछली नौकरियों के विपरीत यह काफी स्टेबल थी और इससे वो लंच व डिनर अफोर्ड करने में भी सक्षम हुए। स्टोर के ओनर चंग के वर्क एथिक से बहुत इम्प्रेस थे, इसीलिए उन्हें सिर्फ 6 महीने में ही डिलीवरी बॉय से स्टोर अकाउंटेंट की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया। समय बीतता गया और अगले कुछ सालों में स्टोर ओनर की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि वो स्टोर को और अधिक नहीं चला सकते। इसलिए उन्होंने अपने इस स्मॉल बिजनेस को चंग को बेच दिया। जब चंग ने बोकुंग राइस स्टोर खरीदा तो वो महज 22 साल के थे। उन्होंने सबसे पहले इस स्टोर का नाम बदलकर क्योंगिल राइस स्टोर रखा। उनकी नई ट्रिक्स के चलते बिजनेस का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता चला गया और जल्द ही वो टाउन की बेस्ट राइस शॉप बन गई। एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस समय कोरिया पर जापान का कब्जा था और जापानीज कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक राइस रेशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ताकि वो कोरिया में मौजूद सारे चावल को जापान में भेज सकें, क्योंकि उस समय जापान और चाइना का युद्ध चल रहा था, जिस कारण जापान में चावल की कमी पड़ रही थी। इस नए सिस्टम के कारण कई साउथ कोरियन राइस बिजनेसेस को बंद करना पड़ा, जिसमें चंग भी शामिल थे।
अब चंग के पास कुछ नहीं बचा था और उन्हें वापस गांव लौटना पड़ा। हालांकि एक बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने अपना फोकस कभी नहीं तोड़ा और 1940 में फिर से शहर में लौटे और एक नए बिजनेस वेंचर में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। इस बार सबसे पहले उन्होंने उन बिजनेसेस की लिस्ट बनाई जिन्हें वे ऑपरेट कर सकते थे और जिन पर जापानीज गवर्नमेंट ने प्रतिबंध नहीं लगाया था। इस लिस्ट में उन्हें जो सबसे अच्छा लगा वो था कार रिपेयर बिजनेस और इस प्रकार उन्होंने एक सर्विस गैराज खोलने का फैसला किया। उन्होंने बैंक से लोन लिया और एक नया बिजनेस द एडो सर्विस गैराज स्टार्ट किया। उस समय ऑटो रिपेयर बिजनेस की शहर में बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि शहर में बहुत कम रिपेयर शॉप थी और जो थी वो कस्टमर से बहुत ज़्यादा चार्ज करती थी। चंग ने कार रिपेयर शॉप खोल तो ली थी बट वो कार्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक टैलेंटेड मैकेनिक को हायर किया और कंपटीशन से अपने आप को अलग करने के लिए उन्हें बहुत सस्ते में अपनी टॉप क्वालिटी सर्विस ऑफर की। इस सिंपल सी अप्रोच ने एक थ्राइविंग बिजनेस की शुरुआत की और चंग को डिमांड पूरी करने के लिए और मैकेनिक्स को भी हायर करना पड़ा। बट दुर्भाग्य से उन्हें एक बार फिर से डिजास्टर का सामना करना पड़ा। उनका काम चलने के कुछ ही महीनों बाद दुकान में आग लग गई जिससे उनके इक्विपमेंट के साथ साथ कस्टमर की कारें भी राख हो गई। इसने चंग को एक गंभीर समस्या में डाल दिया क्योंकि अब उनके पास कर्ज तो बहुत था बट चुकाने को कुछ नहीं। उनकी नजरों में इससे बचने का केवल एक ही रास्ता था। उन्होंने एक और लोन लिया और एक नई कार रिपेयर शॉप खोली, इस बार शहर के ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हिस्से में। वहाँ उन्होंने अपनी लो प्राइसिंग और टॉप क्वालिटी सर्विस के चलते बहुत जल्द नया और बड़ा कस्टमर बेस बनाया, जिस कारण अगले 2 सालों में एडो सर्विस गैराज सियोल का बेस्ट ऑटो रिपेयर सेंटर बना जिसमें 70 से अधिक लोग काम करते थे। चंग का जीवन अब पहले से काफी बेहतर चल रहा था बट जैसे ही उन्होंने अपने बिजनेस को और बड़ा करने की योजना बनाई उसी दौरान एक और ऐसी घटना हुई जिसने उनकी कंपनी की किस्मत पूरी तरीके से बदल दी। इस बार जापान दूसरे विश्व युद्ध में शामिल था और अनफॉर्चुनेटली साल 1942 में जापानीज गवर्नमेंट ने चंग के सर्विस गैराज पर कब्जा कर लिया और अपने स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया ताकि वो युद्ध के लिए चीजें बना सके। युद्ध के कारण उस समय सियोल में तनाव बढ़ता जा रहा था और चंग अपने बिजनेस से नुकसान झेल रहे थे। अब उनके पास वापस अपने गांव जाने के अलावा कुछ नहीं बचा। हालांकि अपनी शॉप को खोने के बावजूद वो इस बार 50,000 वॉन बचाने में कामयाब रहे और एक नया बिजनेस खोलने की कोशिश करने लगे। बट उन्हें क्या ही पता था कि उनका अगला बिजनेस वेंचर साउथ कोरिया की किस्मत बदल देगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही कोरिया को भी जापानी साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई और अब साल 1946 में बिना किसी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के चंग ने फिर से अपना सर्विस गैराज खोला। उन्होंने इस बार इसे द ह्युंडई ऑटो सर्विस सेंटर का नाम दिया। ह्युंडई एक कोरियन शब्द है जिसका मतलब है मॉडर्न। उन्होंने शुरुआत जापानी जलोपीज और यूएस मिलिट्री ट्रक्स को सर्विस देने से की और साल के अंत तक उनका बिजनेस इतना ग्रो हो गया था कि उनके एम्प्लॉयज नेटवर्क 30 से 80 लोगों का हो गया था। उन्होंने एक बार फिर से एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर दिया था और इस बार उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट की भी चिंता नहीं थी। चंग अब अपनी फैमिली को भी अपने पास ले आए थे जो उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाते थे। जहां चंग अपनी ऑटो रिपेयर सर्विस के लिए 30,000 से 40,000 वॉन चार्ज करते थे, वहीं उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस किया जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले 10 लाख वॉन तक चार्ज करती थी। वो इसे देखकर काफी आश्चर्यचकित थे कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट से इतना पैसा कैसे कमा सकता है और इसी के परिणाम स्वरूप साल 1947 में उन्होंने ह्युंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की। कंपनी शुरुआत में काफी स्ट्रगल कर रही थी, उनके पास बहुत कम काम था बट 1950 आते आते ह्युंडई अच्छी ग्रोथ करने लगी। उन्हें काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे परंतु तभी नॉर्थ कोरिया ने साउथ पर एक काफी बड़ा हमला किया जिस कारण चंग को अपना बिजनेस छोड़कर बुसान जाने पर मजबूर होना पड़ा। बुसान में उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए चंग और उनके भाई ने मिलकर सैनिकों तक अखबार बांटने शुरू किए। उस समय अखबारों की खबर देखकर ही साउथ कोरियन सैनिकों में उत्साह बढ़ता था क्योंकि अखबारों से ही पता चलता था कि यूएस आर्मी कब तक उनकी मदद करने आएगी।
अखबार वितरित करते समय एक दिन चंग की नजर यूएस आर्मी के एक हेल्प पोस्टर पर पड़ी। उस समय यूएस आर्मी को कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक लोकल एक्सपर्ट की जरूरत थी और चंग इस प्रोफाइल से बिल्कुल मैच करते थे। उन्होंने यूएस आर्मी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और जल्द ही हजारों अमेरिकन सोल्जर्स के लिए बैरक्स बनाए जो युद्ध के दौरान साउथ कोरिया में मौजूद थे। समय के साथ उनकी पार्टनरशिप और बेहतर होती चली गई और उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, जैसे कि साउथ कोरिया में यूएस क्वार्टर्स की रिमॉडलिंग और यूएस प्रेसिडेंट के लिए एक विजिटिंग हाउस। यह पार्टनरशिप एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई क्योंकि कोरियन वॉर खत्म होने के बाद चंग की कंपनी ही अमेरिकी सेना के लगभग हर एक काम के लिए पहली प्रायोरिटी थी। बट उसी समय के दौरान साउथ कोरियन इकोनॉमी काफी जूझ रही थी। वो एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक थे, नॉर्थ कोरिया से भी गरीब। इसके जवाब में यूएस गवर्नमेंट ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर रिलीफ फंड के तौर पर दिए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे और उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो। चंग ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और वो 1953 में देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट द रेस्टोरेशन ऑफ गोरियंग ब्रिज को पाने में कामयाब रहे। हालांकि यह प्रोजेक्ट ऐसे नहीं गया जैसे उन्होंने उम्मीद की थी। सच्चाई यह थी कि चंग भी नाइव यानी अनुभवहीन थे और उनके पास नेसेसरी इक्विपमेंट, सेफ्टी रेगुलेशन और इतने मैसिव प्रोजेक्ट को करने के एक्सपीरियंस की कमी थी, जिस कारण उन्हें स्लो प्रोग्रेस, एक्सीडेंटल डेथ और इन्फ्लेशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ा। बढ़ती इन्फ्लेशन उनके फिक्स पेमेंट को एक तरीके से खाती जा रही थी। इस प्रोजेक्ट में देरी के कारण जल्द ही चंग के सारे पैसे भी खत्म हो गए और उन्हें और लोन उठाना पड़ा, जबकि उनके भाइयों को अपने वर्कर्स का भुगतान करने के लिए अपने घर को भी बेचना पड़ा। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद उन्होंने कंस्ट्रक्शन को तब तक नहीं रोका जब तक ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन तब तक परिवार भारी कर्ज के बोझ के तले दब गया था। प्रोजेक्ट में उनके बहुत से पैसे डूब गए थे और उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स द्वारा ह्यूमिलिएशन भी झेलना पड़ा। अपने परिवार के संघर्षों और वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए कि उनके भाइयों के पास सर छिपाने को घर भी नहीं है, उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ और उन्होंने वहीं उसी समय यह कसम खाई कि वह न केवल सक्सेसफुल बिजनेस बनाएंगे बल्कि देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। मेरा अपना व्यवसाय छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं असफल हुआ क्योंकि मेरे पास अनुभव की कमी थी। मैंने अपने फेलियर को नजरअंदाज किया और इसे एक महंगा सबक मानकर आगे बढ़ता रहा। गोरियंग ब्रिज चंग के बिजनेस के लिए एक टोटल डिजास्टर साबित हुआ, परंतु वो हिंडाई की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट भी बना। इसकी कंप्लीशन के बाद चंग की कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से हाई क्रेडिट स्कोर मिला, जिससे उन्हें लोन लेने और अपना बिजनेस एक्सपांड करने में आसानी हुई। साथ ही ब्रिज रेनोवेशन के बाद उन्होंने हैवी इक्विपमेंट और एडवांस मशीनरी के महत्व को भी समझा। इसके बाद चंग ने यूएस आर्मी के साथ अपनी पार्टनरशिप का इस्तेमाल किया और उनसे डायरेक्टली वो चीजें खरीदी जिनकी उन्हें जरूरत थी। उस समय इस प्रकार के हैवी इक्विपमेंट केवल साउथ कोरियन गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते थे और प्राइवेट बिजनेस द्वारा इन्हें इंपोर्ट करने पर बैन था, जिस कारण चंग को कंपटीशन से काफी एडवांटेज मिली। इसकी मदद से हिंडाई कंपनी सस्ती बोली लगाने और पूरे देश में रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स और बिल्डिंग्स के अनगिनत रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स पाने में कामयाब हुई, जिससे हिंडाई साउथ कोरिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक बनी। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद भी चंग संतुष्ट नहीं थे। वो केवल डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते थे और जल्द ही वो देश के सबसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचाया। उन्होंने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनियों के बीच बोली लगाई और कई अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट को हासिल करने में कामयाब रहे, जैसे कि सऊदी अरेबिया में जुबई इंडस्ट्रियल हार्बर और बाबरेन में मौजूद अरब शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड। मतलब सिर्फ 2 दशकों के अंतराल में उनकी कंपनी एक फेलिंग बिजनेस से पूरी दुनिया में छा गई और साल 1960 में उनका साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना भी पूरा हो गया। जैसा कि मैंने आपको सैमसंग वाली वीडियो में भी बताया था, hyundai साउथ कोरिया के शेबल्स में से एक है। शेबल्स उन फैमिली ओन्ड बिजनेस को कहा जाता है जिन्हें एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट मदद करती है। मतलब hyundai को भी फाइनेंशियल सब्सिडीज, लो इंटरेस्ट लोन्स और स्पेशल टैक्स ब्रेक्स जैसी चीजों का फायदा मिला ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो और डाइवर्सिफाई कर सके। बट सैमसंग के विपरीत hyundai को यह स्पेशल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस के कारण नहीं बल्कि चंग जुयंग की मेहनत के कारण मिला। चंग अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर भी ले गई और उसे देश की सबसे बड़ी कंपनी भी बना दिया, पर फिर भी वो यहाँ नहीं रुकी।
उन्होंने शिप बिल्डिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जाने का फैसला किया। लेकिन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिससे चंग का ध्यान कभी नहीं हटा, वही बिजनेस जो उन्होंने एक बार क्रिएट किया था बट युद्ध के दौरान उसे खोना पड़ा, वह और कोई नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल बिजनेस था। उन्नीस सौ 1960 के दशक में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी इस्टेब्लिश की कि कोई भी विदेशी वाहन निर्माता कंपनी लोकल बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर के बिना उनके देश में काम नहीं कर सकती। इस प्लान से वो कार इंडस्ट्री की अपनी नॉलेज और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहते थे, क्योंकि देश में अपने दम पर ऐसा करने के लिए टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की कमी थी। इस पॉलिसी के आने के बाद चंग ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फिर से प्रवेश करने का फैसला किया और साल 1967 में हिंडाई मोटर्स की स्थापना की। उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी के साथ एक समझौता किया ताकि वो कोरियन मार्केट के लिए उनकी कार से इंस्पिरेशन ले सके और फिर असेंबली लाइन के लिए ओल्सन में एक लार्ज प्लांट इस्टेब्लिश किया। 6 महीनों के अंदर हिंडाई की फैक्ट्री तैयार थी और पहली कार जो उनकी फैक्ट्री से निकली वो थी हिंडाई कोर्टिना। एंड प्रोडक्ट फोर्ड कोर्टिना से कुछ ज्यादा अलग नहीं था। फोर्ड कोर्टिना ग्रेट ब्रिटेन में जनता के लिए बनाई गई एक कार थी और लोगों को वह पसंद भी आई। इस मॉडल ने ग्रेट ब्रिटेन में काफी सफलता हासिल की, परंतु साउथ कोरिया में इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कार प्लेन रोड पर चलने के लिए बनाई गई थी और उस समय देश के साथ साथ सड़कों की कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिस कारण यह व्हीकल ज्यादातर एरियाज में अनड्राइवेबल थी। इसी के चलते हिंडाई कोर्टिना साउथ कोरिया में ऐसी का एक पात्र बन गई। लोग इसे यूजलेस कार की नजरों से देखने लगे। कस्टमर्स ने अपनी बची हुई पेमेंट्स देने से इनकार कर दिया और रिफंड मांगने लगे। पूरे देश में हिंडाई कार्स की नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगी और उसी समय के दौरान हिंडाई फैक्ट्री भी गंभीर बाढ़ की चपेट में आ गई, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। उनकी फैक्ट्री में 4 फीट तक पानी भर गया था, जिसमें उनके इक्विपमेंट और कार पार्ट्स डूब गए थे। चीजें और भी बदतर तब हुई जब ये र्यूमर्स फैलने लगे कि हुंडई पानी से बने व्हीकल्स बेच रही है, जिससे उनकी सेल्स पर तो प्रभाव पड़ा ही और रेपुटेशन भी डाउन हुई। बट इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी जब भी लोग चंग को बिजनेस बंद करने का सुझाव देते थे तो चंग उन्हें यह कहा करते थे कि मैं अपने हाथों से एक भी हुंडई साइन को नहीं उतारूंगा। भले ही कोई बिजनेस स्ट्रगल कर रहा हो, सब चीजें होपलेस लग रही हो, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तरकीब ढूंढ ही लूंगा। यदि मैंने कुछ शुरू किया है तो मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। अपने इस एटीट्यूड के साथ चंग काम करते रहे और अगले कुछ सालों तक व्हीकल प्रोड्यूस करते रहे। जैसे जैसे समय गुजरा, सड़कों की कंडीशन बेहतर होने लगी और अंततः साउथ कोरिया में कोर्टिना की सेल्स बढ़ने लगी। इसके तुरंत बाद हिंडई के लिए एक और फोर्ड मॉडल पर काम चलने लगा और उन्हें ओल्सन की फैक्ट्री को एक्सपैंड करना पड़ा ताकि प्रोडक्शन रेट बढ़ा सकें। लेकिन फिर चीजें खराब होने लगी। हुआ यूं कि अमेरिकन कार जायंट फोर्ड ने हिंडई को कोर्टिना को फॉरेन मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया, यह तर्क देते हुए कि उनकी पार्टनरशिप इंटरनेशनल मार्केट के लिए नहीं बल्कि केवल कोरियन मार्केट के लिए बनाई गई थी। इतना ही नहीं, जब बात प्रॉफिट को इक्वली शेयर करने की आई तो फोर्ड ने कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। फोर्ड का कहना था कि हुंडई तो लेबर वर्क के लिए है, असली स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी तो फोर्ड की है, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। चंग समझ गए थे कि फोर्ड वास्तव में हुंडई को चीप लेबर के एक सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में इस्तेमाल करके कोरियन मार्केट पर खुद कब्जा करना चाहती थी, लेकिन चंग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया और साल 1974 में फोर्ड से अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया और एक नई कार बनाने का फैसला किया। इस बार अपने रूल्स और अपनी कंडीशन के साथ। उन्हें उस समय इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उनका यह फैसला कोरियन कार इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला देगा। फोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के तुरंत बाद चंग ने मित्सुबिशी के साथ हाथ मिलाया उनके इंजन और रेयर एक्सेल्स को इस्तेमाल करने के लिए, और उन्होंने टैलेंटेड यूरोपियन इंजीनियर्स के एक ग्रुप को भी हायर किया उनकी नई व्हीकल द हुंडई पोनी को डिजाइन करने के लिए, जो कच्ची सड़कों के लिए सुटेबल थी। उसका प्राइस उन्होंने 39,500 रुपये रखा। द पोनी साउथ कोरिया में इंस्टेंट हिट हुई और देश की सबसे पहली मास प्रोड्यूस्ड कार बनी। इसने अपने मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि साउथ कोरिया में बिकने वाली प्रत्येक 10 कारों में से 4 पोनीज ही थी।
बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ चंग और उनकी टीम ने इस मॉडल को वर्ल्ड वाइड मार्केट में एक्सपैंड करने का फैसला किया, जहाँ वो काफी अच्छी बिकी और कनाडा में तो बेस्ट सेलिंग व्हीकल भी बनी। बट इतनी सक्सेस के बावजूद भी पोनी कार्स के बिगेस्ट मार्केट यूएसए में लॉन्च नहीं हो पाई, क्योंकि वो एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रही थी। हालांकि यह चीज चंग को तो रोकने वाली नहीं थी। इसके बाद साल 1985 में उन्होंने एक नया मॉडल Hyundai Excel लॉन्च किया, जिसने एमिशन स्टैंडर्ड्स को सक्सेसफुली पास करके Hyundai की अमेरिकन मार्केट में एंट्री कराई। इसे अमेरिका में $4,995 के प्राइस टैग पर बेचा गया, जो कि बाकी किसी कार के एवरेज वैल्यू से हाफ थी। इसकी बदौलत Hyundai ने पहले ही साल में यूएस मार्केट में 1,67,000 एक्सेल्स बेची और वर्ल्ड वाइड 5 लाख से भी ज्यादा। ये कोरियन कार इंडस्ट्री के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू था। अब Hyundai ने अंततः अपने आप को एक कार ब्रांड के रूप में पोजीशन कर लिया था, बट ऐसे नहीं जैसे चंग ने सोचा था। अब समस्या यह थी कि उनकी कार्स अभी भी क्वालिटी और रिलायबिलिटी के टर्म में काफी पीछे थी। लोग उन्हें चीप कोरियन कार्स की दृष्टि से देखते थे, जिनमें फीचर तो कोई थे ही नहीं, साथ ही उन्हें समय समय पर रिपेयर की भी जरूरत पड़ती थी, जिससे उनकी रेप्यूटेशन और सेल्स पर काफी फर्क पड़ा। और इसी कारण Hyundai जल्द ही अमेरिका और यूरोप में एक मजाक का पात्र बन गई थी। एक समय पर लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया था। होप यू अंडरस्टैंड, नथिंग इज ड्राइवेबल एंड इनएक्सपेंसिव। इस इमेज को बदलने के लिए चंग और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की और अपने खुद के इंजन और कार पार्ट्स बनाए। 1990 के दशक में Hyundai ने एक नई कार की सीरीज निकाली, जिसमें Hyundai Accent, द सोनाटा और द एलेंट्रा शामिल थी। इन कार्स को शुरुआत में तो ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, परंतु जैसे जैसे ये और फीचर्स ऐड करते चले गए, इनकी सेल्स और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। इनकी सफलता के बाद साल 1998 में Hyundai ने किया मोटर्स को भी एक्वायर किया और इस जॉइंट वेंचर ने कोरियन कार्स के एक नए एरा की शुरुआत की। दोनों ने साथ मिलकर काफी पैसे खर्च किए अपने व्हीकल्स की क्वालिटी, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और साल 2004 तक उन्होंने लगभग इम्पॉसिबल सी दिखने वाली चीज अचीव कर ली थी। वो इनिशियल ब्रांड क्वालिटी में सेकंड पोजीशन पर पहुंच गए थे। उनसे आगे केवल टोयोटा थी, लेकिन इतनी अचीवमेंट के बावजूद भी Hyundai को अभी भी लोगों की नजरों में अपनी अनफॉर्चुनेट पास्ट रेपुटेशन को सुधारने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने एक कमाल के ट्रिक का इस्तेमाल किया। अपनी क्वालिटी को प्रूव करने के लिए उन्होंने यूएस में बिकने वाली हर एक कार के साथ 10 साल की वारंटी भी अनाउंस की। इसके बाद Hyundai की सेल्स बढ़ती गई और आज वो 21वीं सदी की टॉप कार ब्रांड्स में से एक है। चंग ने अपने जीवन के आखिरी साल समाज के हित में बिताए और उन्होंने नॉर्थ और साउथ कोरिया को एक बार फिर से मिलाने की कोशिश भी की, बट नाकामयाब रहे और 2001 में संसार को छोड़ गए। इसके बाद उनके भाइयों और बेटों ने कंपनी की कमान संभाल ली और उसे कभी नीचे नहीं आने दिया। Hyundai का साउथ कोरिया की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा हाथ है। उसने देश को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई। वैसे तो सैमसंग ने भी साउथ कोरिया की ग्रोथ में बहुत मदद, बट सैमसंग की तरह Hyundai करप्शन और पॉलिटिकल रिलेशन को एक्सप्लॉइट करके नहीं बनी। Hyundai तो एक ऐसी लड़की की दृढ़ता से बनी है जिसके पास फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन उसके पास हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और कुछ कर दिखाने की चाह थी।